हेलो हेलो। हेलो हेलो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं आप। लगता है आपके बीकॉम्स के पेपर बहुत अच्छे गए हैं। करेक्ट। कुछ ही ऐसे पेपर होते हैं जहां सवाल कुछ भी हो जवाब तो यही होगा। कभी कभी 42 भी मिल जाता है। तो चलिए, अच्छा लगा इंटर में आने के बाद भी आपके चेहरों में मुस्कुराहट है। चले, तो शुड वी रिज्यूम। आपने याद है आपका इंटर में एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन करके। पता नहीं आखिरी बार मैं आपसे कब मिला था, कोई आइडिया? फाउंडेशन में ही मिले थे मेरे ख्याल से अपन। क्योंकि मेरे घुसते ही मुझे कुछ फाउंडेशन की बातें याद दिलाई गई। तो once again, hello everyone, good morning, welcome back, and we are resuming with CA Inter. No more foundation. अब तो रिजल्ट भी आ गया है, तो कोई अर्ली बर्ड पोस्ट बर्ड कुछ नहीं। अब सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद। ठीक। अपने कुछ चैप्टर्स हो गए थे क्या जीएसटी के? हाँ, कुछ नहीं हुए थे। पहली बार मिल रहे हैं आप मुझसे। लेट मी कंफर्म फ्रॉम ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले सच सच बताएंगे। हमने अभी तक कुछ पढ़े। हाँ, वो एक ने कहना है सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक पूरा हो गया है, कंपनी जैक पूरा हो गया है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। चलो, तो वीडियोस ऑन हो जाए। आपके सामने सीए इंटर का हिस्सा, आधा हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम 1 ऑलरेडी है। और जितना मुझे याद है, आपने याद है कि नहीं, कि इसमें 2 चैप्टर अपन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने बेसिक्स ऑफ जीएसटी के बारे में पूरी तरीके से सीखा था। आई बिलीव आप जानते हैं मैं आपको इंटर में जीएसटी पढ़ाता हूँ ग्रुप 1 में। दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई अंडर जीएसटी। बताइए, एक वर्ड पे हमने पूरा चैप्टर सीख लिया था। करेक्ट। तो ये 2 टॉपिक हमने अपनी आखिरी मुलाकात तक कर रखे। लेकिन आख ठीक है, देखते हैं ये मुस्कुराहट कितने दिन तक रहती है। इट्स अ बिग चैलेंज। ये चीज अगर आप आने वाले 4 महीने मेंटेन कर लिए, आपको सीए बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो आज तक मेंटेन कर रहा हूँ, तो आपने सिर्फ 4 महीने तक मेंटेन कर दिया। तो ये आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज को हम मिलके पूरा करेंगे बाय स्टार्टिंग ऑफ विथ जीएसटी। तो चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हम पहली बार मिल रहे हैं, जीएसटी पहली बार पढ़ रहे हैं। कुछ काफी भूल गए होंगे, कुछ को याद ही नहीं होगा। करेक्ट। कुछ ने कभी किताबें नहीं खोली, कुछ ने खोली लेकिन किताब के सामने क्या था वो पता नहीं। तो अब अपन वो सारी भूली बातों को साइड रख के रिकैप कर। तो आज का प्राइम ऑब्जेक्टिव, वापस आप जो इधर उधर खो चुके थे, वापस क्लास में आने का रहेगा। बिफोर वी बिगिन अप विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी चैप्टर नंबर 3। करेक्ट। तो जीएसटी जो है 40 मार्क्स है। बीसीके में फिर भी हम चूक गए थे एक आध नंबर से, 2 नंबर से, कि 40 नहीं आ पाया। बट जीएसटी में तो बिल्कुल ही नहीं चुके। इसमें तो 40 में 40 लाना ही है। और 40 में 40 लाना है, सर होगा इंटर में।
200%, 100% भी नहीं। तो ये चीज भी पॉसिबल है। टैक्सेशन का पेपर तो पास आपको जीएसटी करा देगा। इनकम टैक्स तो आप ग्रुप वन पास करने के लिए पढ़ते हैं। करेक्ट। तो अब जीएसटी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कि क्या हमने पढ़ा था, क्या हमने सीखा था, क्या हमने समझा था विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी लॉ? तो थोड़ा सा अपन रिकैप में जाते हैं। तो कुछ फर्स्ट टू चैप्टर जो हमने पढ़ा था, एक आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ही यही है, सिर्फ पुरानी बातें याद करना, क्योंकि आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन आवर लास्ट मीट एंड दिस मीट। तो इसलिए अब वो दो टॉपिक जो हमने पढ़ा था, लेट्स बिगिन विद द रिकैप। पहला हमने शुरुआत की थी जीएसटी एक इंट्रोडक्शन को लेके, क्योंकि एक पूरा ही नया लॉ था, नया समझना था। एक ऐसा आज तक की चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इतिहास का सबसे मेजर चेंज था, एक मेजर लॉ का इंट्रोडक्शन विच वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और शायद ये सबसे लेटेस्ट लॉ है जो जितने भी लॉ आप पढ़ते हैं टिल सीए बनते तक, उसमें जो आप सीख। करेक्ट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो लॉ है वो आप जानते हैं इंप्लीमेंट हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये उसकी शुरुआती कहानी थी। तो 1 जुलाई 17 से इंप्लीमेंट हुआ था, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी सीखे थे कि इसी को आप अपॉइंटेड डे के नाम से भी पुकारते थे। तो यानी 1 जुलाई 2017 इज ऑल्सो द अपॉइंटेड डे अंडर जीएसटी, ताकि कल को हम कोई भी सेक्शन पढ़े जीएसटी का और उसमें बोले दिस लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम अपॉइंटेड डे, तो हमारे दिमाग में क्लियर था कि अपॉइंटेड डे का मतलब 1 जुलाई 2017 था। जीएसटी का जो नाम बड़ा रखा गया था, जोर शोर से फेमस किया गया था, वो था वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। और ये नाम क्यों दिया गया था वो हम जानते हैं, क्योंकि अब कोई अलग 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 टैक्स नहीं लगेंगे। अलग अलग मतलब कितने टैक्स नहीं लगेंगे? 17 अलग अलग टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, और वो सब 17 टैक्स की बदला एक ही टैक्स लगेगा, उसका नाम रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी इसीलिए इसे नाम से जो फेमस किया गया वो था वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि कोई भी कानून जब आता है तो वो अपने प्रीडिसेसर लॉ को खत्म करके आता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 आया तो प्रीडिसेसर 1956 को खत्म करके आया। कोई भी कानून ऐसे 10-15 कानूनों को खत्म करके नहीं आता। तो इसलिए इस कानून का जो नाम ही रखा गया था वन नेशन वन टैक्स, बड़ा सोच के रखा गया था, क्योंकि ये इतने 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 कई सारे कानूनों को खत्म किया। टू बी मोर प्रिसाइज, इसमें भी सेंटर के 8 कानून और स्टेट के 9 वैरायटी ऑफ कानून। तो नंबर ऑफ एक्ट्स तो और ज्यादा खत्म हुए, बट अगर वैरायटी ऑफ कानून बोले तो टोटल 17 कानून खत्म हुए, जिसमें सेंटर के 8 अलग अलग कानून थे। फेमस अगर कुछ बात करें तो उनमें सेंटर का था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1944। फेमस अगर बात करें तो सर्विस टैक्स लगता था बाय फाइनेंस एक्ट 1994। करेक्ट। तो कई उसके अंदर कई सेस लगते थे, वो खत्म हो गए। कस्टम्स के अंदर कस्टम्स खत्म नहीं हुआ, एक गलत फहमी की कस्टम भी खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद। अगर कस्टम खत्म होता तो सीए फाइनल 25 नंबर कैसे पाएगा तू? तो इसलिए कस्टम्स आज भी एग्जिस्ट करता है। कस्टम्स के अंदर कई अलग अलग मिनी ड्यूटीज लगती थी, उन्हीं में से कुछ था काउंटर वेलिंग ड्यूटी, करेक्ट, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ऐसी कुछ ड्यूटीज जो लगती थी, जो वेट और एक्साइज का रिप्लेसमेंट था, वो भी खत्म हो गए। तो ऐसे करके सेंटर के 8 अलग अलग कानून खत्म हुए। सर्विस टैक्स के अंदर सेस लगते थे, जैसे कि केकेसी कृषि कल्याण सेस, एसबीसी यानी स्वच्छ भारत सेस। तो ऐसे कई सेस जो थे, ये 8 कानूनों का हिस्सा था जो सेंटर ने त्याग दिए फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। वैसे ही स्टेट ने भी कई कुर्बानियां दी, और कई कुर्बानियों में सबसे बड़ी कुर्बानी थी वैट की, क्योंकि स्टेट का मैक्सिमम रेवेन्यू ही उनके वैट से आता था। वैट कब लगता था? जब भी स्टेट में आप कोई भी गुड्स को बेचते थे, तो गुड्स को बेचने पे जो टैक्स लगता था वैट, वो खत्म हो गया था जीएसटी आने के बाद, ये हमने सीखा था। तो सबसे मेन लॉ ही जो खत्म हो गया था, हर स्टेट का वैट लॉ। तो आज छत्तीसगढ़ वैट एक्ट, महाराष्ट्र वैट एक्ट, गुजरात वैट एक्ट सब खत्म हो गए। तो गिना गया वैट एक, लेकिन कानून तो हर स्टेट के अलग अलग थे अनेक। तो इसलिए नंबर ऑफ एक्ट्स तो और ज्यादा है। बट लॉ की बात करें तो वी हैड 17 डिफरेंट लॉज विच गॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो टेक्निकल वर्ड था सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो 17 कानूनों को अनुलोम विलोम करके ये कानून जो था वो आपके सामने आया था। उसके बाद हम और आगे बढ़े थे तो थोड़ा सा फ्लैशबैक पे भी गए थे। फ्लैशबैक में फ्लैशबैक, तो इसका मतलब आज हमने देखा था कि इंडिया में जीएसटी की शुरुआत जो है वो तो 2000 में हुई थी, लेकिन आते आते सिर्फ 17 साल लगे, और 2017 में जीएसटी का लॉ आया। 17 साल लगा के आया, 17 कानूनों को खत्म करके आया, 1 जुलाई 17 को आया। तो ये कुछ 17 बेसिक फीचर था, करेक्ट, जो जीएसटी से जुड़ा हुआ था। हाउएवर वर्ल्ड में इसका काम ऐसा नहीं है कि हमने कोई यूनिक काम किया, ये काम ऑलरेडी फ्रांस ने
1954 में 1954 में कर रखा था और इंडिया ने किया, उससे पहले ऑलमोस्ट 160 प्लस नेशंस ने ये काम ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा था। ये लॉ चलता है उन कंट्रीज़ में। यानी आप देखिए इधर पड़ोस छोड़ो, इधर पड़ोस में भी वो लॉ चलता था हमसे पहले। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी हर कंट्रीज़ ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज़ ने जीएसटी अडॉप्ट कर रखा था, हम उसके बाद आए। लेकिन हम भले ही कोई काम लेट करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो तरीके से करते हैं। तो इंडिया का जीएसटी लॉ बड़ा ही यूनिक जीएसटी लॉ है, क्यों? क्योंकि वी फॉलो डुअल जीएसटी सिस्टम। डुअल जीएसटी सिस्टम का मतलब ये है हर ट्रांजैक्शन पे एक नहीं दो-दो टैक्स लगाते हैं। करेक्ट, यानी डुअल जीएसटी लगता है, डबल टैक्स लगता है। जैसे अकाउंटिंग एंट्री में डबल एंट्री होती है, वैसे वी हैव डुअल जीएसटी। एक लगता है सीजीएसटी तो दूसरा लगता है एसजीएसटी, एक लगता है सीजीएसटी तो दूसरा लगता है यूटीजीएसटी। करेक्ट, और इंटरस्टेट करने पे मजबूरी थी इसलिए लगता है आईजीएसटी, लेकिन उसका भी बंटवारा फिर वो 2 में हो जाता है, एक जाता है सेंटर को और दूसरा जाता है कंज्यूमिंग स्टेट को। तो इस तरीके से वी फॉलो डुअल जीएसटी सिस्टम। तो ये डुअल जीएसटी सिस्टम जो हम फॉलो करें, सवाल है 17 साल लगा क्यों था? तो उसकी वजह पे भी गए थे तो पता चला वजह निकल के आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 246 के अंदर आने वाले शेड्यूल 7 की 3 लिस्ट। वो 3 लिस्ट होती थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे पावर्स थे यूनियन में सेंटर के पास, स्टेट में स्टेट के पास और कॉन्करेंट में जॉइंट सेंटर एंड स्टेट के पास। इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गवर्नमेंट किसी भी चीज पे टैक्स लगाती है। करेक्ट, तो अब एंट्री नंबर 82 जो था यूनियन लिस्ट का, वो सेंटर को पावर देता था टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इनकम सिवाय एग्रीकल्चर इनकम। तो इस पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंट्री में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना दिया था और लोगों की सभी इनकम पे टैक्स लगाती है सिवाय एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उसका पावर ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार से एंट्री नंबर 83 में कस्टम्स लगाने का पावर था। गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टू फ्रॉम इंडिया होता है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कस्टम्स है। तो ये पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टम्स लॉ 1960 बना दिया। उसके बाद एंट्री 84 में पावर था, कोई भी गुड्स जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। इस पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज लॉ बनाया था कंट्री में। तो ये एक्साइज लॉ, फिर उसके कई अलग-अलग छोटे स्वरूप होते थे। तो ये सब एक्साइज लॉ के अंदर पावर था सेंटर को टैक्स लगाने का। उसके बाद अभी तक तो गुड्स पे टैक्स लग रहे थे, फिर सर्विसेज पे टैक्स कैसे लगाया जाए? तो सर्विस पे देखा ना पावर सेंटर के पास था ना स्टेट के पास था। इतने सालों तक सिर्फ गुड्स पे ही टैक्स लग रहा है, सर्विस पे तो कोई टैक्स ही नहीं लग रहा था। तो सर्विस पे टैक्स लगाने का पावर पहले एंट्री 97 व्हिच वाज अ रेसिडुअरी एंट्री, उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट में एंट्री 92 सी जो है वो डाला, जिसमें पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू लेवी टैक्स ऑन सर्विसेज। तो वो सर्विसेज पे टैक्स लगाते थे। इसके अलावा जब आप गुड्स को बेचते हैं, तो गुड्स को बेचने पे जब आप विद इन द स्टेट गुड्स को बेचते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगता है वो उसी को बोलते थे सेल्स टैक्स, जो आज के ज़माने में मतलब जीएसटी से पहले कहलाता था वैट। तो ये टैक्स कलेक्ट करने का पावर होता था स्टेट के पास, क्योंकि ये पावर दिया गया था स्टेट की एंट्री 54 में, स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 54 में। द पावर वाज विद स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये कब लगता था? जब विद इन द स्टेट सेल होता है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में बेचते थे तो वैट लगता था, सेल टैक्स लगता था। अगर मैंने छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र बेचा तो पावर सेल पे टैक्स लगाने का नहीं था, पावर सेल और परचेज पे टैक्स लगाने का था। तो फिर ऐसा देखा गया था कि छत्तीसगढ़ सेल टैक्स लगा देता था, महाराष्ट्र बोलता था मैं परचेज टैक्स लगाऊंगा। एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों डीलर की ऐसी तैसी करे पड़े थे। तो इसलिए ये पावर फिर स्टेट के पास था ही नहीं, ये पावर था सेंटर के पास थ्रू एंट्री 92 ए, जिसमें इंटर स्टेट जब सेल होता है तो इंटरस्टेट सेल पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर को था और उसको लेके उसने कानून बनाया था सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। तो सीएसटी था। तो ये सीएसटी में पावर सेंटर के पास था, लेकिन फिर स्टेट ने बोला यार ये तो गलत हो गया, दो भाइयों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ दो स्टेट लड़ रहे हैं और उधर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेके चली गई। तो इसलिए स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया कि भैया ये पैसा हमको दो, ये पैसा भी आप रख लोगे तो हम क्या करेंगे? तो भले ही पावर सेंटर का था, लेकिन सेंटर ने ये चीज दे रखी थी किसको? स्टेट को, कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो सीएसटी का पैसा भी कौन रखेगा? स्टेट रखेगा। पर अब स्टेट में दो स्टेट थे, एक था सेलिंग एक था बाइंग। तो वो सीएसटी एरा में, प्री जीएसटी एरा में ये पैसा किसको जाता था? सेलिंग स्टेट को जाता था। तो ये पैसा हमेशा जहां का सेलर होता था उसको दिया जाता था। तो इसी का ऑब्जर्वेशन हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल सेलर ज्यादातर कहाँ बैठे हैं? मुंबई महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना पैसा मिल जाता था जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। वैसे ही बायर कहाँ बैठे हैं ज्यादातर? तो ज्यादातर बायर जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कंज्यूमर ज्यादा होंगे, लेट्स से उत्तर प्रदेश।
तो आज अगर बायर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो आज एक फैमिली 4 लोग वाली, एक फैमिली 40 लोग वाली, तो पैसा ऑब्वियसली 40 लोग वालों को ज़्यादा चाहिए। लेकिन होता क्या था, पैसा 4 लोग वालों को चला जाता था। तो महाराष्ट्र को जितनी ज़रूरत है उतना पैसा जाता था, उससे ज़्यादा जाता था, और उत्तर प्रदेश को जितनी ज़रूरत है उससे कम आता था। तो ये सिनेरियो को दूर करने के लिए ही जीएसटी, पुराने लॉ में कुछ कमी होगी तभी तो जीएसटी आएगा। तो ये पावर सीएसटी का था सेंटर के पास, बट हैंडओवर किया गया था स्टेट को। ये तो प्री जीएसटी की कहानी थी। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि प्राइमरीली गुड्स पे टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और सर्विसेज पे टैक्स कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और हम जो कानून ला रहे थे वो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसपे दोनों पे टैक्स लगाना है, और दोनों पे टैक्स दोनों को लगाना है, क्योंकि जीएसटी का पहला थंब रूल जो हमने सीखा था वो था जीएसटी का कोई भी पैसा कोई एक गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, हमेशा दो लोग मिल बांट के खाएंगे और आधा आधा खाएंगे, 50 तेरा 50 मेरा। करेक्ट? तो यानी हमेशा 50-50 होगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब ये जो थंब रूल बना के हमने रखा था, तो इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों पे टैक्स लगाना था और दोनों का पावर दोनों को देना था। तो जब देखा गया जीएसटी लॉ तो बाद में लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो पावर दिलवाना है, क्योंकि अभी गुड्स पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास था ही नहीं, और सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास नहीं था। तो ये पावर देने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट, और वो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट को बदल के एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था आफ्टर आर्टिकल 246, और वो था आर्टिकल 246 ए। ये कौन सा आर्टिकल है? यही वो आर्टिकल है जो आपको जीएसटी लगाने का पावर देता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 246 ए ऑफ बेसिकली Constitution of India gives the power to central and state government to levy tax on goods and services in India. करेक्ट? तो इस पावर का इस्तेमाल करके कंट्री में जीएसटी लॉ बना। जैसे एंट्री 82 के पावर का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स लॉ बना, वैसे ही आर्टिकल 246 ए का इस्तेमाल करके कंट्री में जीएसटी लॉ जो है वो बनाया गया। फिर हमने ये देखा था कि भैया ये जो जीएसटी लॉ है, ये कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दो प्रिंसिपल होते हैं उसके टैक्स लगाने के। एक होता है ओरिजिन प्रिंसिपल, तो एक होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल नाम से क्लियर होता है कि भैया पैसा किसको जाएगा? ओरिजिनेटिंग कंट्री को जाएगा। ओरिजिनेटिंग कंट्री यानी अगर मान लीजिए आज मैं कंट्री एक्स से कंट्री वाई कुछ सामान बेच रहा हूं, तो यानी सेलर जहां का है वहां से गुड्स ओरिजिनेट हो रहा है, और बायर जहां का है वहां गुड्स डेस्टिनी है वहां उसकी। तो अगर वी आर फॉलोइंग ओरिजिन प्रिंसिपल, तो टैक्स कौन लेगा? जहां का सेलर है वो कंट्री टैक्स लेगी, तो जहां गुड्स की डेस्टिनी थी, जहां का बायर है वो टैक्स नहीं लेता। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में क्या हो जाता? अगर मैं इंडिया से इंग्लैंड कुछ सामान बेच रहा हूं, तो क्योंकि मैं बेच रहा हूं, सेलर यहाँ का है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे एक्सपोर्ट पे टैक्स लग जाता, और इंपोर्ट माफ हो जाते, टैक्स फ्री हो जाते। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिन इंग्लैंड हो जाता अगर इंपोर्ट करता तो इंपोर्ट में हम टैक्स नहीं लगाते, एक्सपोर्ट में टैक्स लग जाता अगर हम ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करते तो। करेक्ट? लेकिन हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, क्योंकि एक्सपोर्टर तो हमारा कौन है? राजा बेटा है। तो एक्सपोर्टर से हमने कोई टैक्स नहीं लेना है, उल्टा वो तो फॉरेन करेंसी ला के देता है जब एक्सपोर्ट करता है। इसलिए हमने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, दूल्हे राजा की तरह ट्रीटमेंट देना पड़ता है एक्सपोर्टर को। तो सारी ऐसी तैसी किसकी करनी है? इंपोर्टर की करनी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से सामान मंगाता है इंडिया में। तो जो इंपोर्टर है जब वो बाहर से सामान मंगा रहा है, तो सोचिए ओरिजिन कहाँ है उसका? इंडिया के बाहर, लेकिन डेस्टिनी कहाँ है? इंडिया में है। तो दिस इज कॉल्ड एज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, एंड हेंस इंडिया फॉलोज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, एंड जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। कि पैसा कौन सी कंट्री लेगी? जहां पे गुड्स की डेस्टिनी है। तो अब अगर लंदन से मुंबई सामान आएगा, तो उसकी डेस्टिनी मुंबई महाराष्ट्र हुआ, तो उस पे टैक्स इंडिया लेगा, उस पे टैक्स इंग्लैंड नहीं लेगा। दिस इज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, और वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रियां फॉलोज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अब यही एक मजेदार बात थी कि जब हम वर्ल्ड के सामने जाते थे तो हम बोलते थे वी फॉलो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल क्या है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है। लेकिन जब खुद के घर के अंदर बात आती थी, और मुंबई वाला रायपुर वाले को बेचता था, तो पैसा गुड्स की डेस्टिनी कहाँ हुई? डेस्टिनी तो रायपुर हुई। तो देखा जाए तो पैसा जाना चाहिए था छत्तीसगढ़ को, लेकिन वो पैसा हम देते थे अपने ही कंट्री में, महाराष्ट्र को। तो ये बोलने की बात थी, हाथी के दांत थे, जो हम दिखाते थे कुछ और, लेकिन जब अपनी खुद की कंट्री में काम होता था तो करते थे कुछ और। यही चीज को चेंज करने के लिए जीएसटी आया, क्योंकि अब जीएसटी का अमोंग अदर चेंजेस सबसे बड़ा मेजर चेंज क्या था? कि अब अगर मुंबई से उत्तर प्रदेश, अब अगर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश कोई सामान बिकेगा, तो कल तक जो वो सीएसटी का पैसा महाराष्ट्र को जाता था,
अब जीएसटी का पैसा जो है वो उत्तर प्रदेश को जाएगा, क्योंकि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स। तो इसी से हमारा सेकेंड थंब रूल निकला था। और सेकेंड थंब रूल क्या था कि जीएसटी का पैसा किसको जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि खिलाने वाला कहाँ का है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि खाने वाला कहाँ का है। तो बायर कहाँ का है, तो अगर बायर उत्तर प्रदेश का है तो जीएसटी का पैसा उत्तर प्रदेश को ही जाएगा, वो महाराष्ट्र को किसी पे नहीं जाएगा। तो ये अब मोर लॉजिकल डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे हम आगे बढ़े थे जीएसटी लॉ। उसके बाद और आगे बढ़ाए तो जीएसटी भी पता चला कि ए वन नेशन वन टैक्स है, ये तो वन जीएसटी भी नहीं रहा, क्योंकि जीएसटी को लेके भी मल्टीपल कानून है। मल्टीपल मल्टीपल मतलब कितने कानून है जीएसटी को लेके, एज मेनी एज 35 डिफरेंट एक्ट्स हैं जीएसटी के इंडिया में, 35 कानून है, एक्ट है, करेक्ट, जीएसटी को लेके। उसमें से एक है ऑब्वियसली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जो सबसे पेरेंट लॉ है जीएसटी का, सबसे मेन लॉ है। सारी बातें जीएसटी की वहीं आपको लिखी हुई मिलेंगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने पाए जाएंगे, 174। तो इसमें जो टोटल सेक्शंस आपको पाए जाएंगे वो है 174 सेक्शन। तो सारी बातें जीएसटी की आपको यहीं मिलेंगी, आपके सिलेबस में भी सीजीएसटी एक्ट ही मिलेगा आपको, करेक्ट। लेकिन उसके बाद सीजीएसटी का भी अकेला तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमने थंब रूल 1 को पूरा करना है। तो जितना पैसा सेंटर अपने पास रखेगी कोई ट्रांजैक्शन में, उतना ही हूबहू फोटोकॉपी पैसा स्टेट भी रखेगी अपने पास। और स्टेट को पैसा रखना है तो उसके पास कोई कानून होना चाहिए, तो वो पावर का इस्तेमाल करके हर स्टेट ने अपने यहाँ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 बनाया। अब एसजीएसटी एक्ट जो बनाया गया, ये वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पैरा पैरा, सेंटेंस सेंटेंस, पैराग्राफ पैराग्राफ, सेक्शन सेक्शन, सबसेक्शन सबसेक्शन, कॉपी पेस्ट है। सीजीएसटी का फाइंड सेंट्रल रिप्लेस विद स्टेट, करेक्ट। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला आपके सिलेबस में एसजीएसटी एक्ट नहीं है, करेक्ट, तो आपके सिलेबस में सिर्फ सीजीएसटी एक्ट है। तो 31 एसजीएसटी एक्ट। सवाल ये उठा था कि टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो पता चला, हमारी ये नॉलेज भी अपडेट हो गई थी कि इंडिया में स्टेट्स कितने हैं। जो हमारी गलत फहमी थी, हम जानते थे कि हमें पता है इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, तो फिर पता चला कि इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है। तो वो टोटल जो आंकड़ा है इंडिया का, वो आंकड़ा कितना है, वो टोटल आंकड़ा 36 का आता है, ये हम जानते हैं। तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ये थोड़ा सा चेंज हुआ था पोस्ट 5 अगस्त 2019, जम्मू कश्मीर में जब थोड़ा सा कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत कर दिए थे अपन, करेक्ट। हालांकि वो जरूरत नहीं थी, वो तो वैसे पहले भी अपना ही था, लेकिन जिनकी गलत फहमी थी उनको दूर करने के लिए हमने ये काम कर दिया, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब ये जो भी काम हमने किया, तो इससे क्या किया गया, इससे पहले जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट होता था, 29 में से एक स्टेट, उसको हमने 2 यूटीज में तोड़ दिया था। और वो 2 यूटीज कैसी थी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो देखा गया कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्या हो गया, 28 स्टेट्स और 9 यूटीज। पर 9 यूटीज में टोटल हो गया 37, और इंडिया को पसंद है 36 का आंकड़ा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में वापस से 37 को 36 करना था, तो 2 का वापस से आन मिलो सजना कर दिया। कौन 2 का, दादर नगर हवेली और दमन दीव। बोले क्या अलग अलग रहते हो, एक साथ एक हवेली में रहो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसे पॉइंट, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं, ठीक। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको एक यूटी किया गया, ठीक है, मुझे पता है आप इंटर में आ गए हैं। तो ऐसे करके वापस से टोटल हो गया 36। अब 28 जो स्टेट्स हैं उन्होंने तो अपना अपना एसजीएसटी एक्ट बनाया ही है, तो ये 28 एसजीएसटी एक्ट तो हैं ही। लेकिन दिल्ली की बड़ी अलग समस्या थी, क्योंकि यूटी हर काम के लिए सेंटर पे डिपेंड होता है। तो यूटी को गवर्न करने के लिए एक और कानून है जीएसटी में, विच इज यूटी जीएसटी एक्ट। लेकिन दिल्ली के भाई साहब की समस्या ये थी कि उसने एसजीएसटी लेना चाहिए कि उसने यूटी जीएसटी लेना चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की गवर्नमेंट भी है। तो फिर ये भी समझ में आया कि यूटी भी एक नहीं होता, यूटी भी 2 प्रकार का होता है, एक विथ लेजिस्लेचर, एक विदाउट लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर वाली जो यूटी होती है, वही ऐसी यूटी होती है जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं रहती, वो हर छोटे से छोटे काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए उनको एक चेयर में बैठा देते हैं। तो ये जो यूटी होता है, ये विदाउट लेजिस्लेचर वाला यूटी कहलाता है, और इनका पालन पोषण सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। इसीलिए इसके लिए एक कानून बनाया गया बाय द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जो कितने यूटी पे लग रहा है, सिर्फ 5 यूटी पे लग रहा है। तो वो 5 यूटी कौन कौन से हो गए, तो ये आपके सामने है। वो पांचों यूटी, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नगर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख।
तो लद्दाख को भी किसमें बनाया गया था? यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में। लेकिन 3 यूटी ऐसी है जो यूटी हैं लेकिन उनका अपना गवर्नमेंट है, अपने चीफ मिनिस्टर है, अपने पैरों पे कभी-कभी खड़ी भी हो जाती है, करेक्ट? तो वो कौन-सी यूटीज़ है? तो वो है दिल्ली, वो है पौंडीचेरी और वो है जम्मू कश्मीर। तो ये 3 है भले ही यूनियन टेरिटरी, मजे की बात, फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ जीएसटी दे आर टू बी ट्रीटेड एज़ स्टेट्स। तो देखा जाए तो इनका खुद का जीएसटी का कानून है। दिल्ली हैज़ इट्स ओन एसजीएसटी एक्ट, पौंडीचेरी हैज़ इट्स ओन एसजीएसटी एक्ट, जम्मू कश्मीर भले ही आखिरी ही सही, सबसे लेट ही सही, दुनिया ने 1 जुलाई, इंडिया ने 1 जुलाई को अडॉप्ट किया, जम्मू कश्मीर ने 8 जुलाई को अडॉप्ट किया, भले ही 8 को किया, लेकिन किया तो सही। तो इसका भी अपना खुद का कानून है, जम्मू कश्मीर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो बताओ टोटल एसजीएसटी एक्ट कितने हो गए? 28 स्टेट के 28 और 10 यूटी विथ लेजिस्लेचर वाले, भले यूटी बट उनका भी एसजीएसटी लॉ। तो हमें फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ जीएसटी ट्रीट करना है इन्हें एज 31 स्टेट्स। तो 31 स्टेट्स के 31 एसजीएसटी लॉ जो वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन सेम हो गए। तो 32 जीएसटी के कानून तो रेडीमेड तैयार फोटोकॉपी मशीन से। उसके बाद हमने 2 कानून बनाए, एक यूटी जीएसटी जो आपको समझ में आ गया, यूनियन टेरिटरी ये 5 लोगों के लिए बनाया गया था, और एक कानून मजबूरी में बनाया गया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जो लगता ही कब था? जब आप ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट करते थे, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सप्लाई करेंगे तो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट बन जाएगा। और ये मजबूरी के चलते हमने एक कानून बनाना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। क्यों? क्योंकि सेलर जो होता है वो एक स्टेट में होता है और जीएसटी का पैसा बाइंग स्टेट को जाना है। तो अगर सेलर को बोला जाए कि तू बाइंग स्टेट जाके पैसा दे, तो ये आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेलर से कि भैया एक तो मैं सामान भी बेच रहा हूँ और तेरे को क्रेडिट मिल सके, इसलिए तेरे स्टेट आके तेरी गवर्नमेंट को टैक्स दू। ये सब मैंने नहीं करना है, मैंने तेरे को सामान बेचना बंद कर देना है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मजबूरी का नाम अब से क्या है अपनी क्लास में? तो अब से मजबूरी का नाम है आईजीएसटी। यानी मजबूरी के चलते गवर्नमेंट को एक कानून बनाना पड़ा और उसका नाम रखा आईजीएसटी एक्ट, जिससे गवर्नमेंट को एक ठेला रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि एक ने बेचा तो दूसरे ने खरीदा, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो गया। तो ये सिर्फ तू क्रेडिट ठीक से ले सके और तेरे को पूरे इंडिया ना घूमना पड़े, इसलिए हमने एक कानून बनाया बाय द नेम ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो देखा गया तो ये 34 तो जीएसटी के कानून है, लेकिन इसके बाद भी जीएसटी तो आने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई बैठा था, इनो चौलबे कौन था बताओ वो? तो जो भी स्टेट हो, तो कुछ स्टेट्स अभी भी तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि देवर अंडर अ फियर कि भैया जीएसटी बड़ा डिफिकल्ट कानून है, जैसे आपको लगता है बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पर जैसे ही मैंने 40 में 40 बोला, आप भी ऐसे बैठते हैं फिर क्लास में, क्योंकि आपको लगता है कि अब हम स्कोर कर सकते हैं 40 में 40। तो इसका मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 174 सेक्शन, क्या पूछ लेगा क्या लिख लेगा उससे ज्यादा, करेक्ट, सिर्फ 174 सेक्शन, उसमें भी इंटर में थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा, करेक्ट। हाँ, बदल जाए सिलेबस तो भी कोई चिंता नहीं है अब तो। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय, अब हम जो बात कर रहे थे, हम किस टॉपिक पे? तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी भी कुछ स्टेट तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको रिस्क था, एक फियर था कि भैया जीएसटी सक्सेस नहीं होगा। तो फिर मोदी जी ने क्या बोला था कि भैया जीएसटी आने दो, अगर पोस्ट जीएसटी किसी भी स्टेट की कोई रेवेन्यू गिर गई, हम बैठे, मैं नहीं, हम बैठे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है वो नुकसान की भरपाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला भैया इसको भी हमको राइटिंग में चाहिए, बातों में नहीं चाहिए, राइटिंग में चाहिए, उसके लिए कानून चाहिए। तो इसके लिए भी एक अलग से कानून बना जिसको बोला जाता है जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, करेक्ट। तो ये एक अलग कानून है जो क्यों बनाया गया, ताकि पोस्ट जीएसटी किसी भी स्टेट को 5 साल तक आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अगर नुकसान हुआ, तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को कंपेंसेशन देगी। पर नुकसान हुआ तो देगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि फायदा हुआ तो ले लेगी, करेक्ट। क्योंकि अगर उस स्टेट को फायदा होगा तो सेंटर को भी उतना ही फायदा होगा। हम रूल वन, मिल बांट के आधा आधा, तो ज्यादा लालची तो अपन बनते नहीं है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय, अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान की भरपाई सेंटर करेगी उस स्टेट को, लेकिन सवाल था कि नुकसान हुआ तो सेंटर पैसा कहां से लाएगी, उसके खुद के पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए इस कानून में जीएसटी तो लगता ही है, पर कुछ प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप पैसे की भरपाई कहां से करेंगे, तो यही लोग करेंगे। तो अब ये जो लोग जो खैनी खैनी पान मसाला बेचते हैं, वो खैनी खैनी के साथ जीएसटी भी देंगे और जीएसटी के साथ कंपेंसेशन सेस भी देंगे। ये महंगी महंगी गाड़ियां बेच के पूरे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है ना,
तो अब जो गाड़ी खरीद रहा है वो गाड़ी के पैसे तो देगा ही देगा, वो जीएसटी भी देगा, वो साथ में कंपेंसेशन सेस भी देगा। करेक्ट? तो कुछ सेलेक्टेड, जीएसटी तो कई प्रोडक्ट में लगता है, लेकिन सेस सिर्फ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स में लगाया गया। तो वो जो सेस लगता है वो कौन से कानून में लगता है? वो इसी कानून में लगता है, जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट, जिसमें हैं कितने? मात्र 14 सेक्शन। तो 14 सेक्शन का भी एक कानून बनता है कंट्री में। तो ऐसा एक कानून है जिसमें ये 2 चीजें होती है। लेकिन देखा गया ये 5 साल तो खत्म हो गए थे। 5 साल कब खत्म हुए? 5 साल तो 30 जून 2022 को खत्म हो गए। आँख पलक झपकी और 5 साल निकल गए जीएसटी के। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब सवाल हुआ, स्टेट डर गए, उसी बीच में 2 साल कोविड भी आ गया, लॉकडाउन भी लग गया। तो अब करे तो करे क्या? तो 30 जून 22 का जब समय आया तो सब स्टेट ने वापस से हाथ पैर जोड़ना चालू कर दिया सेंटर को कि कुछ समय तक हाथ और पकड़ो। करेक्ट? जैसे क्लास खत्म होती है तो उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि सर एग्जाम तक कुछ समय तक हाथ और पकड़ के रखिए कि एग्जाम तक कोई क्वेरी हो तो वो भी दूर कर देना। तो हम बोलते हैं ठीक है, एग्जाम क्या, एग्जाम के बाद की क्वेरी भी दूर कर देंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेंटर ने बोला चलो ठीक है, सब अपने ही बच्चे हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में इसी कंपेंसेशन के पीरियड को बढ़ा दिया गया। जो 30 जून 22 था उसको बढ़ा के हम कर दिए 31 मार्च 26। तो 2026 तक के लिए ये कानून बढ़ा दिया गया है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था। अब उसके बाद जब बात और आगे बढ़ी तो जीएसटी लगना कैसे था? तो जीएसटी में दो तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे, इंट्रा होगा, इंटर होगा। इंट्रा पे हमेशा जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी लगेगा, लेकिन सीजीएसटी कभी अकेला नहीं लगेगा। सीजीएसटी की पेयरिंग हमेशा होगी या तो एसजीएसटी के साथ या यूटीजीएसटी के साथ, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजैक्शन स्टेट में हो रहा है कि यूटी में हो रहा है। अगर ट्रांजैक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस छत्तीसगढ़ एसजीएसटी। मुंबई में हुआ तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस महाराष्ट्र एसजीएसटी। बेंगलोर में हुआ तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस कर्नाटक एसजीएसटी। लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन अंडमान निकोबार में हुआ तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन सेम स्टेट या सेम यूटी, ऐसे ट्रांजैक्शन को आप बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और उन पे जो टैक्स लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हुआ तो मजे की बात है, इंटर स्टेट बोलते किसको है? तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब भी ट्रांजैक्शन दो स्टेट में हो, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, जब भी ट्रांजैक्शन दो यूटीज में हो, कल को अंडमान निकोबार वाले ने लक्षद्वीप वाले को बेचा तो फिर वो एक्सपर्ट्स उन्होंने सलाह दी दोनों तो यूटी हो, यूटी यूटी, तो तुमने टैक्स लगाना चाहिए सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, रॉन्ग कलेक्शन ऑफ टैक्स। उसके बाद क्या होता है वो आप जानते हैं। तो इसलिए क्या इस पे यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा? क्या ये इंट्रा स्टेट हुआ? द आंसर इज नो। ये ट्रांजैक्शन भी क्या है? ये ट्रांजैक्शन भी इंटर स्टेट है, यानी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू यूटीज, ये दो यूटी के बीच में। जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में था तो ये भी तो दो स्टेट ही हैं, फिर इसमें क्यों नहीं लगाया आपने सीजीएसटी एसजीएसटी? करेक्ट? तो वही लॉजिक लक्षद्वीप और चंडीगढ़ का भी हो गया कि अगर वो आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, टू डिफरेंट यूटीज, टैक्स टू बी लेविड विल बी आईजीएसटी। करेक्ट? या फिर वन स्टेट वन यूटी, रायपुर में बैठा वाला व्यक्ति लक्षद्वीप वाले को बेचे तो वन स्टेट वन यूटी हो गया, इस पे भी जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। या फिर ट्रांजैक्शन डिफरेंट कंट्रीज, तो अगर इंडिया और इंग्लैंड में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, एक्सपोर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 99% एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता ही नहीं है, 1% पे लगता भी है तो वो वापस रिफंड कर देते हैं। करेक्ट? वैसे ही इंपोर्ट, इंपोर्ट में उल्टा होता है, 99% पे टैक्स लगाते हैं, एक आध परसेंट को माफ करते हैं। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन मजे की बात है, टैक्स तो हमेशा सेलर देता है, लेकिन इंपोर्ट में सेलर तो लंदन का है, यहाँ तो हम बायर है, तो अब टैक्स कैसे लगे? समस्या आ गई। तो ये समझ में आया कि जीएसटी में टैक्स भी दो तरीके से लगता है, उसकी चार्जेबिलिटी भी दो तरीके से है। एक होती है फॉरवर्ड चार्ज, तो एक होती है रिवर्स चार्ज। सीधा जीएसटी तो किसी को समझ नहीं आता, उल्टा जीएसटी का भी कंसेप्ट है रिवर्स चार्ज। करेक्ट? नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है कि सेलर गुड्स को बेचता है, बायर गुड्स को खरीदता है, बायर जो है टैक्स का पैसा सेलर को देता है और सेलर वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देता है। ये बड़ा नॉर्मल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज जो कि नॉर्मल है, जो मैक्सिमम लोग इसी के अंदर आते हैं और जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो आपने टीवी खरीदना है, आप दुकान गए, टीवी खरीदे, पैसा दिया, दुकानदार ने आपसे जीएसटी लिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिसको उठा के गवर्नमेंट ने जीएसटी में डाल दिया है रिवर्स चार्ज, चैप्टर नंबर 3 चार्जेबिलिटी। तो जब रिवर्स चार्ज आ जाएगा तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आपने वो वाला ट्रांजैक्शन किया जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो उस केस में इट इज नॉट द सेलर और द सप्लायर हु विल पे जीएसटी, बल्कि इट इज द बायर ऑब्लिक रेसिपिएंट हु इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी। तो जीएसटी उल्टा बायर रेसिपिएंट को जाके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे कि इंपोर्ट इज वन सच एग्जांपल।
जिसमें रिवर्स चार्ज लग गया। तो अगर आप इंपोर्ट करेंगे गुड्स को, तो सेलर तो लंदन में बैठा है, यहाँ तो बायर है। अभी अगर हम सेलर को टैक्स देने बोले तो लंदन वाला क्या आके मुंबई में टैक्स देगा? तो गवर्नमेंट ने बोला चलो रिवर्स चार्ज, इट इज द बायर हु इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट बोल दिया कहाँ ये छोटे मोटे लोगों से हम बात करेंगे, हटाओ डायरेक्टर को, कंपनी का गला पकड़ो, कंपनी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। सिक्योरिटी की सर्विस अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कहाँ हम ये हम हमारा ऑब्जेक्टिव ही जीएसटी का क्लियर है कि हमको पैसा कौन देगा, हम उससे बात करेंगे। तो अक्सर कैसे ट्रांजैक्शंस को रिवर्स चार्ज में डाला, जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, तो छोटे व्यक्ति को साइड कर दो, बड़े व्यक्ति को गला पकड़ के टैक्स ले लो। करेक्ट। तो अगर सिक्योरिटी एजेंसी वाला कोई सर्विस किसी को रजिस्टर्ड व्यक्ति को दे रहा है, तो बोले कहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड और उनकी एजेंसी से टैक्स मांगेंगे, को पकड़ते हैं, ही विल बी द पर्सन जो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ले रहा है, ही विल बी लायबल टू पे टैक्स। एलआईसी का जो एजेंट है, जो एलआईसी को सर्विस दे रहा है, कहाँ हम वो एजेंट को पकड़ेंगे? चलो एलआईसी को बोलते हैं तू ही रिवर्स चार्ज में हमको जीएसटी दे दे। बैंक ने जिसको अपना एजेंट अपॉइंट किया था उसको कमीशन देता है, तो वो एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू बैंक। तो कहाँ हम वो एजेंट को बोलेंगे कि तू हमको टैक्स दे? छोटे मोटे लोगों से हमने बात नहीं करनी, तो सीधा बैंक को बोलते हैं कि भैया तू हमें टैक्स दे अंडर रिवर्स चार्ज। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, काम वो सुखविंदर को बोलेंगे तू हमको टैक्स दे। चल एक काम करते हैं, उसको टैक्स देने बोला था तो क्या किया था आपने देखा था, पूरा पचपेड़ी नाका जाम कर दिया था। क्यों? क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट में ट्रक डाल दी थी उसने। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में कहां उसको हम बोलेंगे कि तू टैक्स दे? तो सीधा जो तेरे को फ्रेट देगा उसी का गला पकड़ेंगे, जब तू फ्रेट देगा तो तू हमको जीएसटी भी दे दे। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, दीज आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस। कुछ ऐसे सर्विसेज हैं और ये ज्यादातर सर्विसेज है। सर ये दिमाग कैसे चलता है गवर्नमेंट का? क्योंकि इससे पहले कंट्री में सर्विस टैक्स लॉ था जिसमें ये प्रोविजन सर्विस टैक्स में भी होते थे, तो कुछ ने एज इट इज जीएसटी में भी डाल दिया गया। इसलिए ज्यादातर एग्जांपल आपको सर्विस के मिलते हैं। कुछ एक गुड्स भी हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है जिन पे रिवर्स चार्ज लगता है। तो वो कौन कौन सी सर्विस है, लेकिन वो हमने देखनी है, वो हम देखेंगे हमारे चैप्टर 3 में, जिसमें रिवर्स चार्ज पे कब कब जीएसटी लगता है वो सीखेंगे। तो समझ में आ गया कि चार्जेबिलिटी भी ऐसे दो प्रकार की थी। तो प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी अपना पूरा कंपैरिजन भी हो गया जिसको हम जान चुके। मेन जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था चैप्टर 1 में, वो हमने देखा कि जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में चार, ऐसे तो कई सारे आर्टिकल्स हैं लेकिन चार मेन आर्टिकल हमने देखने थे। वो था 246 ए, 269 ए, 279 ए और 366। 246 ए जान चुके, पावर टू लेवी जीएसटी था। तो 269 ए, 269 ए वही था कि आईजीएसटी का पैसा जो है वो कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा और कंज्यूमिंग स्टेट में शेयर जो है वो अपोर्शन हो जाएगा। करेक्ट। तो आज आईजीएसटी का पैसा आधा सेंटर रखेगी, लेकिन आधा किसको देंगे? तो आधा देने के लिए 269 ने बोलता है वो अपोर्शन किस में होगा? तो जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम की गई वो पैसा उसको अपोर्शनमेंट में जाएगा। सबसे मजे की बात थी आर्टिकल 279 ए, क्योंकि जीएसटी का कामकाज ही इतना बड़ा यूनिक तरीके से किया गया कि जीएसटी बाद में तैयार होगा, पहले जीजाजी तैयार होंगे। तो जीएसटी में जीजाजी का नाम था जीएसटी काउंसिल, जिसको पावर मिला था आर्टिकल 279 ए में कि जीएसटी में काउंसिल की रिकमेंडेशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसे घर में जीजाजी अगर होते हैं तो जीजाजी जब तक कुछ ना बोले तो वो घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा जीजाजी को लगता है। करेक्ट। लेकिन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी मतलब मानते तो हैं ये बात को, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में काउंसिल भी ऐसा ही मानता है कि ये उसके पावर्स है जीएसटी लॉ में कि जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक जीएसटी में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते किसी एक के द्वारा। क्योंकि जीएसटी एक यूनिक संगम है। किसका संगम है? सेंटर और स्टेट का संगम है। तो किसी एक को पावर नहीं दे सकते कानून बदलने का। अभी 174 सबका वर्ड टू वर्ड सेम रखा है, फिर अचानक से कल को छत्तीसगढ़ का मन करे कानून बदलने का और कानून बदल दे तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी। वो समस्या चाहिए ही नहीं। इसलिए जीएसटी में पहले एक काउंसिल बनाया गया जिसका एक होगा बॉस, जिसको बोलेंगे चेयरपर्सन, और सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव उसके मेंबर्स होंगे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी भी होंगे, बट चेयरपर्सन वाली पोस्ट पे कौन बैठेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो यानी फर्स्ट चेयरपर्सन काउंसिल का कौन बना था? फर्स्ट चेयरपर्सन काउंसिल का जब जीएसटी आया था 2017 में, तो लेट अरुण जेटली जी, ही वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और अभी कौन है? अभी आप जानते हैं, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, निर्मला ताई। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे निर्मला सीतारमन जी, शी इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो चेयरपर्सन होता है, सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन किसी एक के कहने पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। जो जीएसटी आया था, जीएसटी आने की कई शर्तों में कुछ शर्त थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखना है अभी।
जब तक जीजाजी रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात 2017 में बोली थी, आज तक वो शुभ मुहूर्त नहीं आया आपकी पढ़ाई की तरह कि कब कल से पढ़ेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। तो ठीक उसी प्रकार से जीएसटी जब आया उसमें बोले पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आगे लगाएंगे जीएसटी, पर वो आगे अभी तक इतने साल तो हो गए अभी तक नहीं आया। हर बार मिलते हैं जीजाजी लेकिन मिलके चले जाते हैं, पेट्रोल की बात अधूरी रह जाती है। और लेकिन कुछ को तो जीएसटी के अंदर ही घुसने नहीं दिया था। किसको घुसने नहीं दिया था बताइए? किसको घुसने नहीं दिया था? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वालों को। जीएसटी को खराब नहीं करना है, करेक्ट। तुम जहां पहले रहते थे प्री जीएसटी में वहीं रहो। कहां रहते थे? नाली में रहते थे, वहीं पे रहिए। आपको जीएसटी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी बेवड़े। तो ये जो बेवड़े थे ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे इनकम टैक्स के स्कोप के बाहर एग्रीकल्चर इनकम है, वैसे ही जीएसटी के स्कोप के बाहर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। तो वो जीएसटी में लगता ही नहीं है। तो आज की तारीख में पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता। ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। बाकी आप कोई भी चीज देखिए ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजों पे जीएसटी लग जाता है, पर ये सब नॉन जीएसटी सप्लाई कहलाते हैं, करेक्ट। अब काउंसिल की खासियत क्या है कि इसमें सेंटर का भी वेट है और स्टेट का भी वेट है। तो कितना वेट है? तो सेंटर की बात का वजन है 1/3 और स्टेट्स की कलेक्टिव बात का वजन है 2/3, करेक्ट। यानी सारे स्टेट इकट्ठे हो जाए तो भी 2/3 ही मेजोरिटी है, 1/3 लोग सेंटर के पास है, करेक्ट। और डिसीजन कैसे होगा, कब माना जाएगा कि काउंसिल ने रिकमेंड किया है कोई मैटर? काउंसिल का रिकमेंडेशन माना जाता है जब 3/4 हो। मतलब सोचिए एक अकेला तो सारा चेंजेस कर ही नहीं सकता। आज सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है और स्टेट्स मना कर दे, तो क्या पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। आज मैं बोलता हूँ सारे के सारे स्टेट इकट्ठे हो जाए कि पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है, लेकिन अकेला सेंटर बोल दे कि जीएसटी नहीं लगाना है, क्या जीएसटी लगेगा पेट्रोल पे? नहीं लग सकता। इसका मतलब जब तक दोनों की रजामंदी, और वो दो में से एक सेंटर तो होना मस्ट है, क्योंकि सेंटर की नाक ऊंची रहेगी। सेंटर की इजाजत के बिना तो आप पेट्रोल पे जीएसटी लगा ही नहीं सकते, लेकिन अकेले सेंटर भी नहीं कर सकता। इसलिए सेंटर और कुछ स्टेट्स जब मदद करेंगे तब जाके माना जाता है कि काउंसिल ने रिकमेंड किया है। जीजाजी आदेश नहीं देते, जीजाजी सिर्फ बोलते हैं देख लो मेरे हिसाब से ऐसा कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अगर जीजाजी इतना भी बोल दे तो वो काफी है, उसके बाद फिर वो काम होके रहता है। मत नहीं कि मना कर दे वो काम, देख ले बेटा इससे शादी करना है तो कर लेना, और इतना बोल दिया उसकी ऐसी तैसी होनी है, उसके बाद फिर तो वो शादी करके रहेगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मीनिंग देर में क्या हो गया, दैट इज रिकमेंडेशन। तो काउंसिल डज नॉट डू चेंजेस इन जीएसटी लॉ। काउंसिल का काम क्या है? रिकमेंड करना। कल को आपका 30% एमसीक्यू है ना, तो काउंसिल ऑलवेज गिव्स रिकमेंडेशन अंडर जीएसटी। काउंसिल नेवर चेंजेस द जीएसटी लॉ। तो कब माना जाएगा कि वो रिकमेंडेशन काउंसिल से आया? जब 3/4 मेजोरिटी है। तो उसके बाद फिर सेंटर ने पार्लियामेंट में और स्टेट ने स्टेट लेजिस्लेचर में रेस्पेक्टिव जीएसटी लॉ को चेंज करना पड़ता है। फिर जीएसटी जो लगना है तो वैट की इम्पोजिशन की कहानी आप जानते हैं कि कैसे कैसे पुराने जमाने में टैक्सेस लगते थे। अब जीएसटी में क्रेडिट का कंसेप्ट आता है। तो जब भी आप बेचेंगे, जब भी आप कोई सामान बेचते हैं तो बेचने में आप टैक्स लेंगे। बेचते वक्त जो टैक्स लिया जाता है उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स, और खरीदते वक्त जो टैक्स दिया जाता है उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी भी एक तरीके का वैल्यू एडिशन टैक्स है। जीएसटी इज ऑल्सो अ वैल्यू एडिशन टैक्स। तो उसके लिए अपन ने एक एग्जांपल समझा था कि मान लीजिए 50,000 का सामान हम खरीदते हैं, तो उसमें आज की तारीख में अगर हमने जीएसटी देके वो सामान खरीदा है, रेट बिंग 99%, तो हमने 4500 रुपए जीएसटी दिया होगा। लेकिन फिर अब वही टीवी हमने बेची है, तो जब टीवी बेची तो हमने 70,000 में बेची है, तो जिसको बेची है उससे टैक्स भी लिया होगा 9% के हिसाब से 6300। अब सवाल है मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देना कितना है? तो अब टैक्स किस पे दिया जाएगा? जो वैल्यू एडिशन मेरी तरफ से हुआ उस पे टैक्स दिया जाएगा। वैल्यू एडिशन निकालने का तरीका क्या है? सिंपल, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यही मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी है। जैसे आप इनकम टैक्स सीखते हैं तो इनकम टैक्स में सबसे डेंजरस काम क्या होता है? टोटल इनकम। एक बार टोटल इनकम निकाला उसके बाद टैक्स निकालने की कहानी चालू होती है। तो अब यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना है ना, तो जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ये जीएसटी कैलकुलेशन तो खत्म, पहले आउटपुट टैक्स निकालो फिर इनपुट टैक्स। तो ये 3 स्टेप में आपका जीएसटी कैलकुलेशन होता है। स्टेप 1 कैलकुलेट आउटपुट टैक्स, स्टेप 2 कैलकुलेट इनपुट टैक्स, स्टेप 3 आउटपुट माइनस इनपुट।
बस यही जो चीज अलाउड होती है उसके हिसाब से करना होता है और आपका आ जाता है जीएसटी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे 6300 आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है, 4500 आपकी इनपुट टैक्स था, तो आपने 4500 को 1600 से लेस करना है, तो जो बचा 1800 यही आपकी जीएसटी लाइबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को डिस्चार्ज करनी है। तो देखा जाए तो ये 3600 रुपए जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यही 3600 दूसरे तरीके से अगर मैं सोचूं तो आपने 50,000 में खरीदा था और 70,000 में बेचा, तो इसका मतलब आपका वैल्यू एडिशन क्या था, 20,000। तो वही 20,000 का टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, तो 20,000 का टैक्स का रेट 18%, 3,600, और कोई एक तो रखता नहीं, तो दो लोग मिल बांट के खाएंगे, तो 1800 तू रख, 1800 तू रख। इस तरीके से जीएसटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है। ठीक। प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी का काफी सारा कंपैरिजन हमने किया था, क्या कमियां थी पुराने कानूनों की और क्या खूबियां हैं जीएसटी की। तो पुराने कानून में देखा गया था सेंटर के टैक्स पे भी स्टेट टैक्स लगा देती थी। करेक्ट। तो आज आप 1 लाख रुपए का सामान खरीदते थे, उस पे मान लो एक्साइज ड्यूटी लग जाता था 10,000, तो आज वो प्रोडक्ट हो जाता था 1,10,000। फिर जब उसको बेचते थे तो बेचने पे वैट लगता था, तो वैट वाले से पूछते थे किस पे लगाना है, तो वो बोलता था 1,10,000 पे लगाओ। तो जब 1,10,000 पे वैट लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने सेंटर के एक्साइज पे भी स्टेट ने अपना वैट लगा दिया। तो ये कमी थी, मतलब ये मजबूरी कि टैक्स पे भी टैक्स लगता है, कि पुराने जमाने में टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, तो आज वो 1,10,000 पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो 1,10,000 का मतलब ये हो रहा है कि आपने गवर्नमेंट के ये 10,000 की एक्साइज ड्यूटी पे भी तो वैट लगा दिया, तो वैट एक्साइज पे भी वैट लग गया। ठीक उसी प्रकार से कस्टम पे भी वैट लग गया। तो ऐसे कई कास्केडिंग इफेक्ट्स होते थे, ये प्री जीएसटी की कमियां थी। पोस्ट जीएसटी ने बोला हम यही चीज को तो सुधारने आए हैं। तो अब क्या होगा, पोस्ट जीएसटी में वैल्यू एक रहेगी कि अगर वो सामान 1 लाख का है तो अब दोनों ने टैक्स एक जैसा देना है। तो अगर टैक्स का रेट 10-10% एग्जाम्पल है, तो 10-10% अगर टैक्स का रेट है तो वही 1 लाख का 10% 10,000 सीजीएसटी जाएगा, और वही 1 लाख का 10% 10,000 एसजीएसटी जाएगा। चीज की कीमत 1,20,000। तो पोस्ट जीएसटी तो चीजों के दाम घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि कल तक जो कास्केडिंग इफेक्ट होता था, जीएसटी ने बोला हमने वो कास्केडिंग एक्सटेंट रिमूव करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्साइज का टैक्स लग रहा था, वही तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा था, 10,000 का 10%, हमने वो टैक्स के टैक्स को हटा दिया। आप चीज पे टैक्स लगाइए ना, आप टैक्स पे टैक्स क्यों लगाते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जीएसटी ने बोला हमने इसको कर दिया। उसके बाद दूसरी समस्या, जब आप बाहर से सामान खरीद के लाते थे, बाहर मतलब दूसरे स्टेट से, तो जब आप इंटर स्टेट परचेज करते थे तो मैं उसको टैक्स दे के आता था सीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट परचेज पे वो मुझसे वैट तो ले नहीं सकता, तो वो मुझसे लेता था सीएसटी। तो मान लो गुजरात वाले ने कर्नाटका वाले को बेचा, तो कर्नाटका वाले ने क्या पेमेंट किया होगा, इसको 2,000 रुपए का सीएसटी पे किया होगा। अब आगे कर्नाटका वाला मान लो किसी को भी बेचेगा, तो वो कर्नाटका वाला अगर कर्नाटका वाले को बेच रहा था तो उसका तो जो आउटपुट आया वो वैट आया। अब उसका सवाल ये था कि भैया मेरा आउटपुट 3,000 का टैक्स है और मैंने खरीदते वक्त 2,000 का टैक्स दिया था, तो मुझे इसका इनपुट दे दो। तो सवाल ये था, क्या ये 2,000 का इनपुट इसको प्री जीएसटी एरा में मिलता था? कर्नाटका गवर्नमेंट बोलती थी नहीं मिल सकता। कारण, क्योंकि पैसा दे के आता है तू गुजरात को और क्रेडिट की उम्मीद करता है कर्नाटका से, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट वॉज डिनाइड। तो ये कमियां थी पुराने की। लेकिन अब जीएसटी में कोई प्रॉब्लम रहेगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नो कास्केडिंग, क्योंकि अब पैसा किसको जाएगा, कंज्यूमिंग स्टेट को। तो जीएसटी में तो पैसा ही कर्नाटका को मिलेगा, तो क्रेडिट देने में दिक्कत क्या? तीसरी समस्या, डबल टैक्सेशन। कई बार एक ही चीज को दोनों टैक्स लगा देते थे, तो कई ऐसी चीजें होती थी जो गुड्स है की सर्विस है क्लियर नहीं होता था, जैसे कि रेस्टोरेंट क्लियर ही नहीं था कि गुड्स है की सर्विस है, सॉफ्टवेयर क्लियर ही नहीं था कि गुड्स है की सर्विसेज है। करेक्ट। घर बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, क्लियर ही नहीं होता कि वो गुड्स दे रहा है कि वो सर्विस दे रहा है। तो देखा गया था कि दोनों लोग आ जाते थे अपना अपना हिस्सा मांगने। तो प्री जीएसटी में जैसे ये रेस्टोरेंट का बिल ऐसा होता था कि भैया 50,000 खाने का बिल, और उसमें फिर जीएसटी, सब 50,000 बिल, डिपेंड करता है कौन गया था खाने। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बिल तो आया, लेकिन बिल में फोकस करिए कौन सा टैक्स लग रहा है, तो दोनों टैक्स लग रहा था, सर्विस टैक्स भी लग रहा था और वैट भी लग रहा था। करेक्ट। तो इस तरीके से डबल टैक्सेशन होता था, एक ही चीज पे दोनों लोग टैक्स लगाते थे। पोस्ट जीएसटी में सारे सवालों के जवाब मिल गए, और ये सवालों के जवाब आपको कहां मिले? शेड्यूल 2
तो शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी जो था उसने क्लियर कर दिया कि भैया आप कोई कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A हमने वो चीज को बता देना है। तो आज के बाद 1 जुलाई 17 से रेस्टोरेंट वाला क्या माना गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। घर बनाने वाला या कॉन्ट्रैक्टर क्या माना गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला क्या माना गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। तो ये जितने भी कंफ्यूजन जो प्री जीएसटी एरा में होती थी, पोस्ट जीएसटी में वो सबको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो यही खासियत है। इसके अलावा बेसिक कुछ और इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट पुराने लॉ में, हर लॉ में अलग अलग थी, जीएसटी में वो थ्रेशोल्ड तय किया गया। तो एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड क्या है। नॉर्मल लिमिट है 20 लाख। अगर खाली गुड्स का काम करोगे तो मैक्सिमम स्टेट्स में है 40 लाख। कुछ एक स्टेट्स में वो लिमिट होती है 10 लाख। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर आते हैं उसमें। तो अभी आप समझिए, जैसे इनकम टैक्स में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, मेन तो आप 2.5 लाख बोलते हैं, लेकिन फिर 3 लाख 5 लाख एट द केस में भी जोड़ देते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जीएसटी में बेसिक रजिस्ट्रेशन की लिमिट मानो 20 लाख। ज्यादातर लोगों पे लगता है 20 लाख, पर कुछ लोगों पे कभी कभी 40 लाख हो जाता है, कुछ लोगों पे कभी कभी 10 लाख हो जाता है। तो जीएसटी में ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके अलावा एक कंपोजिशन स्कीम है, जो छोटे मोटे डीलर्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि तेरे को ये भी जीएसटी डिफिकल्ट लगता है तो जीएसटी आसान, जीएसटी को और आसान बता देते हैं। कैसे आसान बनाएंगे कि तू सिर्फ हमको अपना टर्नओवर बताना और तेरे टर्नओवर का कुछ परसेंट हम बताएंगे, उतना परसेंट जीएसटी दे देना, तेरी जीएसटी की कहानी खत्म हो जाएगी। करेक्ट। तो ये एक अलग ऑल्टरनेटिव स्कीम है छोटे मोटे डीलर्स के लिए। छोटे मोटे डीलर्स का मतलब ही क्या होता है, छोटे मोटे डीलर्स मतलब अगर गुड्स का काम कर रहे हो तो आपका टर्नओवर 150 लाख यानी 1.5 करोड़ के अंदर होना, और सर्विस का काम कर रहे हो तो 50 लाख के अंदर होना, तो आप एलिजिबल हैं। डिटेल में चैप्टर 3 में इसके बारे में सीखेगा तू। तो 1.5 करोड़ या 50 लाख एज द केस में भी अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑप्शन है कि आप चाहो तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर पूरा ब्रॉड कवरेज हमने इंट्रोडक्शन का इस तरीके से देखा था और समझा था। उसके बाद सबसे मेजर चीज पे आए थे हम, वो था हमारा सेकेंड चैप्टर, और वो था सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सप्लाई को जीएसटी का आप जानते हैं क्या माना गया था, टैक्सेबल इवेंट, यानी वो शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त जिसपे वो कानून लग जाएगा। यानी जीएसटी का लॉ कब लगेगा, जब आपने सप्लाई किया। इसका मतलब एज सिंपल एज दैट कि अगर मैंने साबित कर दिया कि साहब मैंने जो किया वो सप्लाई नहीं है, तो जीएसटी कैसे लगाओगे मेरे पे, जीएसटी लगा ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने पूरी जोर लगा दिया कि भैया तू जो कर रहा है वो सप्लाई है, ये साबित कर देंगे हम। करेक्ट। और एक बार हमने साबित कर दिया कि तूने जो किया वो सप्लाई है, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत जीएसटी लगाने से हमें रोक नहीं सकती। तो मजे की बात था कि प्री जीएसटी में ये भी तो समस्या थी कि हर कानून का टैक्सेबल इवेंट अलग अलग था। कि एक्साइज लगता था चीजों को बनाने में, सर्विस टैक्स लगता था सर्विस देने में, वैट लगता था चीजों को बेचने में। तो जब बिग बाजार हेड ऑफिस, बिग बाजार ब्रांच ऑफिस को भेजता था सामान, वो बोलता था मैंने बेचा कहाँ है, मैंने तो स्टॉक ट्रांसफर किया, तो वैट क्यों दूंगा, तो वैट नहीं लगता था प्री जीएसटी एरा में। एक्साइज लॉ जब होता था, वो जब मैंने बनाया ही कहाँ है, मैंने तो बस टी को टाटा टी किया, तो उसमें मैंने मैन्युफैक्चर क्या किया, मैन्युफैक्चर तो वो होता है जो लकड़ी बनाता है, टेबल बनाता है, उनको बोलता है मैन्युफैक्चर। मैं तो सिर्फ टी को टाटा टी बनाता हूँ, केचप को टोमेटो केचप बनाता हूँ, ऐसा सब मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना। तो एक्साइज जो लॉ था 90% उसकी लड़ाई झगड़ा तो उसके काम को लेकर ही था कि मैंने जो किया वो मैन्युफैक्चर है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने ये सब समस्याओं का समाधान एक ही वर्ड से खत्म कर दिया, और वो था सप्लाई। तो सप्लाई के बारे में जब भी सवाल आए, और आएगा ही जाएगा सवाल, तो जब सप्लाई है कि नहीं, और यही सवाल रहेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई है कि नहीं है, तो जब ये सवाल आए तो बड़ा सिंपल है कंसेप्ट कि आपको रेफरेंस देना है सेक्शन 7 का। जब सेक्शन 7 का रेफरेंस देना है तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि 7 का पूरा आउटलाइन स्ट्रक्चर क्या है। तो सेक्शन 7 जो है वो एक तरीके से 4 सब सेक्शनों में बटा हुआ था। 7 सबसेक्शन 1, 7 सबसेक्शन 1A, 7 सबसेक्शन 2 और 7 सबसेक्शन 3। ये 4 सबसेक्शन से सेक्शन 7 बना हुआ है, और तेरा चैप्टर 2 सप्लाई बना हुआ है। 7 सब उसमें सबसे मेन है 7 सबसेक्शन 1, क्योंकि क्या सप्लाई होता है वो पूरा उसमें दिया गया है। तो 7 सबसेक्शन 1 में तेरे को 4 क्लॉज मिलेंगे। क्लॉज ए, फिर बाद में ऐड किया गया क्लॉज डबल ए, फिर क्लॉज बी और क्लॉज सी। तो ये 4 क्लॉजेस तेरे को, 4 क्लॉजेस जो है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में तेरे को देखने को मिलेंगे। 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सबसे मेन क्या बोलता है कि सप्लाई किसको बोलता है। तो एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both
made or agreed to be made by a person for a consideration in course or furtherance of business. It includes activities which are specified in schedule 1 and excludes activities which are specified in schedule 3. ये जो आखिरी की दो लाइन बोली है 7(1)(a) में नहीं लिखी है, लेकिन ये सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको जोड़ा है। करेक्ट? तो 7(1)(a) तो वहीं खत्म हो गया कि सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods, services or both for a consideration by a person in course or furtherance of business for a consideration. तो ये आपका सप्लाई होता है। करेक्ट? तो इसका मतलब अब इसमें कई वर्ड्स निकल के आए, जैसे कि गुड्स क्या होता है, जैसे कि सर्विस क्या होता है, जैसे कि कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे कि बिजनेस क्या होता है। करेक्ट? और फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो ये सब एक एक वर्ड पे हम वन बाय वन गए थे। तो सबसे पहले हमने सीखा था गुड्स। गुड्स के बारे में हमने सीखा था गुड्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52 अकॉर्डिंग टू विच गुड मीन्स all kinds of movable property other than money and securities, but includes actionable claims, growing crops, grass, things attached to or forming part of land which are severed or agreed to be severed as a part of contract of sale. करेक्ट? तो ये आपने जाना जो समझदार थे वो कि पूरा उठा के सेल ऑफ गुड्स एक्ट से छाप दिया जीएसटी में। तो 2 क्लॉज 52 जो है वो आपको गुड्स क्या है उसकी डेफिनेशन दिया। तो इससे कुछ चीजें समझ में आई कि गुड्स का मतलब केवल मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। तो इसका दूसरा मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ही नहीं है। तो अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचूंगा तो वो जीएसटी नहीं लगेगा। तो सेल ऑफ लैंड इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, वन ऑफ शेड्यूल 3 आइटम। करेक्ट? कि अगर आपने लैंड बेचा या मैंने बिल्डिंग बेची, कंप्लीटेड बिल्डिंग, ध्यान रखिए कंप्लीटेड बिल्डिंग, फ्लैट है, मैंने अपना फ्लैट बेचा, मैंने अपना घर बेचा, तो ये एक बिल्डिंग है, तो सेल ऑफ बिल्डिंग उस पे भी जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। तो सप्लाई का मतलब क्या है? सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। दूसरा मनी, तो कोई भी ट्रांजैक्शन इन मनी वो गुड्स नहीं कहलाता। तीसरा सिक्योरिटीज, तो मैंने शेयर्स खरीदे बेचे, डिबेंचर्स खरीदे बेचे, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो, ना वो गुड्स नहीं होते। करेक्ट? तो ये सब गुड्स के दायरे से बाहर होता है। तो फिर हमने देखा सर्विस क्या होता है, तो सर्विस डिफाइंड था 50-50 कोस दूर, जहां गुड्स डिफाइंड था उससे। तो द टर्म सर्विस वाज डिफाइंड अंडर 2102 अकॉर्डिंग टू विच सर्विस मींस वेरी सिंपल एनीथिंग अदर देन गुड्स। Correct, but it also excludes money securities, but includes any activities in relation to use of money or its conversion from one form currency denomination to another form currency denomination for which a separate consideration is charged. इसका मतलब अगर मैंने आपको 100 का नोट दिया और 10-10 के 10 नोट लिए तो वो सप्लाई नहीं है क्योंकि दिस इज ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी। बैंक ने तेरे को 50 लाख का लोन दिया, तूने विद इंटरेस्ट बैंक को 80 लाख रुपए लौटाए, तो वो सप्लाई नहीं है क्योंकि दिस इज ट्रांजैक्शन ओनली मनी। लेकिन मैंने तेरे को $100 दिए और $100 के बदले में तूने मुझे 8,000 रुपए दे दिया और 8,000 रुपए पे तूने अपना कमीशन अलग काट लिया, तो ये एक्टिविटी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन है फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। इसके लिए तूने मुझसे 100 रुपए कमीशन चार्ज कर दिया। तो अब ये जो कमीशन तूने चार्ज किया ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है, ये सर्विस है और इस पे जीएसटी लगेगा, ये सप्लाई माना जाएगा। दिस इज सप्लाई। तूने रिलायंस का शेयर खरीदा बेचा, वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है क्योंकि गुड्स एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटी, सर्विस एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटी। लेकिन वो रिलायंस का शेयर खरीदेगा बेचेगा कैसे? तू डायरेक्ट तो खरीद बेच सकता नहीं, तो तू किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदता बेचता है जो तुझसे कमीशन चार्ज करता है। दिस इज एक्टिविटी इन रिलेशन टू यूज ऑफ सिक्योरिटी। तो वो जो कमीशन चार्ज करेगा तुझसे वो एक सप्लाई है जिस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन जो शेयर खरीद रहे हो बेच रहे हो, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है, उस पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। फिर आप आए थे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई भी पता चला कि जीएसटी में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूड सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। तो ओवरऑल 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। मजे की बात, एक भी वर्ड जीएसटी में डिफाइंड नहीं है। करेक्ट? तो अगर आपने इनमें से आठों में से कोई भी काम किया, अगर आपने सेल किया, अगर आपने एक्सचेंज किया, अगर आपने ट्रांसफर किया, अगर आपने बार्टर किया, अगर आपने लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल कुछ भी काम किया, तो इसे फॉर्म ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर वो चीज गुड्स या सर्विस की फॉर अ कंसिडरेशन थी और तेरा बिजनेस था, तो वो सप्लाई मान के जीएसटी लग के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट? तो याद करो इसके एग्जांपल के लिए कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया था कि आज फॉर एग्जांपल मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ सर्विस। करेक्ट? एक्सेल का काम है एजुकेशन की सर्विस देना, लेकिन सर्विस देते देते एक्सेल क्या करता है, अपने पुराने कैमरे कुछ जो वो बिजनेस में इस्तेमाल करता था उसको बेच देता है। तो जो बेचा
वो उसका बिजनेस नहीं है कैमरा बेचने का, लेकिन एक्सेल इज अंडर बिग कंफ्यूजन कि वेदर सेल ऑफ कैमरे पे इट इज लाइबल टू पे जीएसटी और नॉट। तो फिर एक्सेल ने सलाह ली ना कि भैया क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। द आंसर टू इट विल बी यस, कि दिस ट्रांजैक्शन विल बी लेविएबल टू जीएसटी, क्योंकि दिस इज सेल ऑफ एक तरीके से गुड्स। तो गुड्स है इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, जीएसटी लगेगा। करेक्ट। तो ये हमने गुड्स क्या है सीख लिया, सर्विस क्या है वो भी सीख लिया, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या होता है वो भी सीख लिया। तो सेल क्या होता है, सिंपल है, हम जानते हैं। ट्रांसफर, तो इवन ट्रांसफर मतलब ब्रांच ट्रांसफर। तो अब बिग बाजार हेड ऑफिस, बिग बाजार ब्रांच ऑफिस को भी कुछ ट्रांसफर करती है। देखा जाए तो दोनों एक ही है, इनकम टैक्स की नजर में दोनों अलग थोड़ी है, बिग बाजार तो एक ही है। करेक्ट। रिलायंस अलग थोड़ी है, रिलायंस एक ही है, लेकिन रिलायंस की हेड ऑफिस ने रिलायंस की ब्रांच ऑफिस को भी कुछ ट्रांसफर किया, इवन दैट इज सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। सबसे मजेदार बात यही होती है। करेक्ट। अब उसके बाद जब और आगे बढ़े तो फिर कंसिडरेशन और बिजनेस, इनकी भी डेफिनेशन 231 और 217 में दी गई है। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब आप जानते ही हैं, कोई भी मनी अगर आप लेते हैं, एनी पेमेंट विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो मनी के फॉर्म पे रहे चाहे अदरवाइज रहे, या फॉर एनी एक्ट और फॉरबिडेंस टू डू एन एक्ट रहे, तो ये सब कंसिडरेशन का हिस्सा रहेगा। लेकिन क्या कंसिडरेशन नहीं होता वो जानना ज्यादा जरूरी है कि किसको कंसिडरेशन नहीं मानते। any subsidy which is received or given by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो कंसिडरेशन नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाऊंगा। तो अगर मैंने कोई 100 रुपए का सामान बेचा जिसमें 60 रुपीज मुझे कस्टमर से मिल रहा है, लेकिन 40 रुपए सब्सिडी मिल रही है फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो 40 रुपए कंसिडरेशन ही नहीं है, तो मेरे लिए कंसिडरेशन ही 60 है, जीएसटी भी 60 ही लगेगा। करेक्ट। फिर दूसरा सवाल था डिपॉजिट को लेके। अब जो डिपॉजिट मिलता है, तो जो डिपॉजिट अगर बिजनेस के द्वारा लिया जाता है, तो सवाल है क्या डिपॉजिट पे भी जीएसटी लगेगा। द आंसर इज डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन उसी डिपॉजिट पे जीएसटी कब लगेगा, अगर सप्लायर ने वो डिपॉजिट को किसी इनवॉइस से एडजस्ट कर दिया। तो अगर आपने वो डिपॉजिट को एडजस्ट किया, फिर तो वो लेविएबल टू जीएसटी हो गया, क्योंकि अब वो डिपॉजिट रहा ही नहीं, आपने उसे बिल से एडजस्ट कर दिया। करेक्ट। उसके बाद बिजनेस, तो ऑलमोस्ट समझिए जो काम आप कर रहे हैं इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इवन अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन में बी कॉल्ड एज अ बिजनेस। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी जिसमें सब कुछ डाल दिया था कि बिजनेस क्या है। सब चीज बिजनेस है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, सर्विस, प्रोफेशन, वोकेशन, ये सब चीजें बिजनेस होती है एज पर 2 सबसेक्शन 17। इसके अलावा फिर हम आए थे 7 सबसेक्शन 1A, या 7 सबसेक्शन 1, 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी। अभी जो हमने देखा था वो था 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए। अब क्लॉज बी क्या बोलता है, इट इज एक्सेप्शन टू द कंडीशन ऑफ बिजनेस। आमतौर पे जो भी चीज इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगी वो सप्लाई नहीं बन सकता, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इफ देयर इज द इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको आप सप्लाई मानते हैं और वो उस चीज पे भी जीएसटी लग जाएगा। तो याद करिए, मैंने एक आर्किटेक्ट से सर्विस ली थी जो कि लंदन में बैठा था, और वो सर्विस मैंने क्यों ली थी कि भैया घर की डिजाइन करनी है और वो घर ऐसा बनाना है, डिजाइन ऐसी देनी है कि पूरे इंडिया में वैसा घर किसी और का ना हो। करेक्ट। और उसके लिए मैंने उसे जो भी कंसिडरेशन उसने बोला था, मैंने उसको वो पे किया। तो दिस इज अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मैं एक सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं, फॉर अ कंसिडरेशन इंपोर्ट कर रहा हूं, पैसे दे के वो सर्विस ले रहा हूं सामने वाले से। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। मेरा घर बनाना कोई बिजनेस थोड़ी है, वो तो मैंने घर के लिए लिया है। इवन नॉट बिजनेस होता तब तो दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन बिना बिजनेस के भी लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in course furtherance of business as per section 7 subsection 1 clause b is treated as supply। तो जब एग्जाम में आपके सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि भैया इंपोर्ट किया गया था सर्विस को और ऐसे ऐसे केस बना के देगा, घर बनाने के लिए लिया गया था, पैसा दिया, मिस्टर एक्स इज ऑफ द ओपिनियन कि सिंस द सर्विसेज वर नॉट इन कोर्स फॉर ऑफ बिजनेस ही इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी एंड इट इज नॉट अ सप्लाई। तो आपने बोलना है एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस is treated as a supply. Since in the given case Mr. X has taken architect service, though for the purpose of residence is not in course or furtherance of business, but since consideration has been paid for it, hence as per section 7 subsection 1 clause b, it is to be treated as supply and leviable to GST। 5 नंबर जेब में। करेक्ट। तो 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो है वो ये 2 लाइन का सेक्शन था। हाउएवर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बिजनेस का एक एक्सेप्शन है, तो कंसिडरेशन का भी एक एक्सेप्शन है कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस
टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी अगर वो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, करेक्ट, और अगर वो गुड सर्विसेज है, तो इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। तो वो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में। तो 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रेड विद शेड्यूल 1 चार इंस्टेंसेस ऐसे बताता है जहां पे इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो आपको एग्जाम में बस आइडेंटिफाई करना है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन का सवाल था, बिजनेस है, गुड सर्विस है, तो क्या ये चार में से एक केस में है तो वो केस का रेफरेंस देके 5 नंबर जेब में लेके आ जाना है। तो चार पैरा कौन कौन से थे? पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1 क्या बोलता था? एनी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी वाज अवेल्ड, करेक्ट। तो अगर कोई भी परमानेंट ट्रांसफर मतलब सेल, एक तरीके से परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल यानी ऐसे ही आपने रद्दी में किसी को दे दिया, ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल, इसका मतलब जो चीज थी वो आपकी बिजनेस एसेट थी, आप उसका इस्तेमाल बिजनेस में करते थे, वो एसेट को जब आपने खरीदा था तब आपने आईटीसी भी क्लेम किया था। अब अगर वो एसेट को आप डिस्पोज कर रहे हो या परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो और पैसे भी नहीं ले रहे हो, पैसे लेते तब तो दिक्कत ही नहीं थी, पर आप पैसे भी नहीं ले रहे हो यानी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया, तो सवाल ये उठ रहा था, मान लो मैं ये कैमरा उठा के ऐसे ही किसी को दे दूं, लेकिन ये कैमरा जब मैंने खरीदा था उस पे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, तो अब पैरा 1 शेड्यूल 1 बोलता है कि ये कैमरा जो मैंने ऐसे ही डिस्पोज भी कर दिया, इवन वो डिस्पोजल भले फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन उस पे भी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, इट इज अ डीम्ड सप्लाई। तो शायद पैसा ही नहीं दिए तो जीएसटी किस पे देंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई की चिंता क्यों करता है तू? अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा उसका एग्जांपल बता देता हूं कि अब इस केस में माना जाता है कि कैमरे की लाइफ 5 साल है। अब अगर मैंने 2 साल यूज करके कैमरा फेंक दिया, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए मैंने उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000 लिया था फॉर एग्जाम्पल, तो ये गवर्नमेंट ने ये मान के आपको 10,000 का क्रेडिट दिया था कि आप ये कैमरे का इस्तेमाल 5 साल करेंगे। अब अगर मैंने 2 साल ही किया है तो इसका मतलब मैं एलिजिबल ही होता 4,000 तक के क्रेडिट के लिए। अब मैंने क्योंकि वो कैमरा फेंक दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया 6,000 रुपए कम से कम वापस लौटा दो क्योंकि आपने एक्सेस आईटीसी दिया, करेक्ट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपना पैसा वापस ले लेगी। तो एनी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, इट इज डीम्ड सप्लाई एज पर पैरा 1 शेड्यूल 1। तो ध्यान देने वाली बात कि अगर कोई एसेट पे आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है यानी ब्लॉक्ड है, अब आईटीसी किन पे ब्लॉक होता है उसके आगे चल के सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 17 क्लॉज 5 मेनली जो ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट है, जैसे कि आप कार खरीदते हो जीएसटी उसमें भी देते हो लेकिन उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो जीएसटी उसमें भी देते हो लेकिन उसका आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। तो इनमें अगर आपने जीएसटी दिया भी है तो उसका आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है। तो जब कार का आईटीसी है ही नहीं, वो कार उठा के मैंने किसी को बेच दी या फ्री में दे दिया विदाउट कंसिडरेशन, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लग सकता। तो जिसका आईटीसी मैंने लिया ही नहीं है या जिसका आईटीसी अवेलेबल था पर मैंने अवेल ही नहीं किया, जरूरी थोड़ी है मैं आईटीसी लूं, ये मेरा चॉइस है, तो मैंने इनपुट लिया ही नहीं था। मान लो वो कैमरा जब मैंने खरीदा था तो उसका जीएसटी का इनपुट मैंने लिया ही नहीं है, तो लिया नहीं है तो अभी फ्री में दूंगा तो जीएसटी क्यों? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तुमने फायदा लिया तो अभी तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जब फायदा लिया ही नहीं है तो गवर्नमेंट को क्यों पैसा दूंगा? क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूँ, पैसे लेके नहीं दे रहा हूँ। पैसे लेके देता तो फिर एक अलग मुद्दा होता, मैं तो विदाउट कंसिडरेशन डिस्पोज कर रहा हूँ। तो पैरा 1 शेड्यूल 1 लगता कब है? पहले वो सीख। पैरा 1 शेड्यूल 1 है एनी परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी अवेल। तो पैरा 2 शेड्यूल 1 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस or between distinct persons or establishment of distinct person without consideration in course of business। तो अगर ये काम भी आपने किया तो सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन कौन होता है ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में। 15 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, आगे आने वाला है चैप्टर 5। तो उसके एक्सप्लेनेशन में रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं वो बताया, जैसे कि कंपनी के लिए डायरेक्टर उसका रिलेटिव, फर्म के लिए पार्टनर उसका रिलेटिव, कॉमन शेयर होल्डिंग 26% या उससे ज्यादा की आप होल्ड करके रख रहे हैं, करेक्ट। होल्डिंग के लिए सब्सिडरी, सब्सिडरी के लिए होल्डिंग, एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय, ये सब कौन है? रिलेटेड पार्टी या मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। फैमिली का मतलब कौन हुआ? सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो ये सब मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली है, लेकिन इसमें पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर भी आ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाएंगे इफ दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो अगर मान लीजिए मैंने अपने वाइफ को ही कोई सर्विस दे दी विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की तो हिम्मत है ही नहीं वहां पे, तो अगर वहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी कोई सर्विस दे दी गई तो उसमें भी जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाएगा कि भैया जीएसटी लगेगा, क्योंकि पैरा 2 शेड्यूल 1 दिस इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। हु आर डिस्टिंक्ट पर्सन? रिलायंस मुंबई एंड रिलायंस रायपुर आर डिस्टिंक्ट पर्सन। भले ही वो आत्मा एक है लेकिन उनके शरीर दो माने जाएंगे,
करेक्ट। तो भले ही रिलायंस एक है, इनकम टैक्स में रिलायंस अपनी इनकम पे टैक्स देगी, एक इनकम निकालेगी और एक टैक्स देगी, लेकिन जीएसटी में रिलायंस दो। रिलायंस मुंबई अलग व्यक्ति है, रिलायंस रायपुर अलग व्यक्ति है। तो मुंबई वाले ने रायपुर वाले को भी कुछ सामान भेजा, बोलो अपनी ब्रांच से क्या पैसा लेना, वो तो बस ब्रांच अकाउंटिंग में बोल देंगे इतना लेना इतना देना है, पर देना तो कुछ है ही नहीं, पैसा तो कभी देते ही नहीं। तो इसीलिए बोला इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी हुआ, बट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है लेविएबल टू जीएसटी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस द डीम्ड सप्लाई। अगला पैरा 3 शेड्यूल 1 है ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, ध्यान देने वाली बात कि यहाँ गुड्स कवर्ड है, सर्विस कवर्ड नहीं है। तो एनी सप्लाई ऑफ गुड्स between principal to agent where agent undertakes to further supply such goods on behalf of principal, or between agent to principal where agent undertakes to receive such goods on behalf of principal. So even if that is made without consideration as per para 3 schedule 1 is a deemed supply leviable to GST. एंड नोट करने वाली बात कि यहाँ पे आप एजेंट किसको बोलते हैं, एजेंट वो व्यक्ति होता है हु इशू इनवॉइस ऑन हिज ओन नेम। अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से जा रहा है और मैं एज एन एजेंट काम कर रहा हूं, तो मैं तो कमीशन एजेंट हूं जो कमीशन पे काम करता हूं। यहाँ पे ऐसे एजेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कैसे एजेंट की बात कर रहा कि सैमसंग ने टीवी मुझे दी, मैंने वो टीवी कस्टमर को बेची, लेकिन कस्टमर को भी सैमसंग नहीं देगा, मैं दूंगा। तो जो इनवॉइस है कौन इशू कर रहा है, एजेंट। तो यहाँ पे सैमसंग और मैं दो अलग व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल मैं एजेंट। तो सैमसंग ने जो मुझे टीवी इवन विदाउट कंसिडरेशन दी थी, इट इज अ डीम्ड सप्लाई एज पर पैरा 3 शेड्यूल 1, क्योंकि दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू फर्दर सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। करेक्ट। तो ऐसे एजेंट्स को यहाँ पे एजेंट्स बोला गया है। तो एक ही क्राइटेरिया, डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि भैया इनवॉइस कौन इशू कर रहा है। अगर इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट ऑन हिज ओन नेम, तो उसे पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट माना जाता है। एंड लास्ट केस है पैरा 4 शेड्यूल 1 का, जो बोलता है एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पर्संस और एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, तो अगेन इट इज इवन विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो डी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई स्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, मेरी एक हेड ऑफिस है हांगकांग में, मैंने उससे एक लीगल सर्विस कोई ली है। अब मैंने उससे लीगल सर्विस ली, तो ये एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो मेरी ही हेड ऑफिस हांगकांग में जिससे मैंने सर्विस इंपोर्ट करी है, उसको मैंने पैसे तो कुछ देने नहीं है, भले ही पैसे कुछ नहीं देना है, लेकिन ये जो सर्विस थी, क्योंकि इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, विदाउट कंसिडरेशन है, इट इज अ डीम्ड सप्लाई। करेक्ट। तो ये पैरा 4 में यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके दो पॉइंट है, एक है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, और दूसरा है पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। तो जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का सवाल है, पहले आप चेक करो ये कौन सा केस है, वेदर 7(1)(b) का केस है कि पैरा 4 शेड्यूल 1 का केस है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों जगह इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन एक जगह कंसिडरेशन है बिजनेस हो नहीं हो, दूसरी जगह कंसिडरेशन नहीं है बिजनेस हो। लेकिन कंसिडरेशन नहीं है बिजनेस है, तो वो सप्लाई तभी बनेगा जब ये किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन स्टैब्लिशमेंट और इस स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ऐसे ही मैंने किसी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री में कर ली, वो आर्किटेक्ट से मैंने घर का काम फ्री में करवा दिया होता, ना वो 7(1)(b) का केस है, ना वो पैरा 4 का केस है, क्योंकि आर्किटेक्ट मेरा रिश्तेदार थोड़ी है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। तो ना वो 7(1)(b) में आया, ना वो पैरा 4 में आया, इट इज सप्लाई। तो पहले आपको क्लियरली लॉ लॉ पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या वो 7(1)(b) का केस है कि पैरा 4 शेड्यूल 1 का केस है, एंड यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग। के बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, 7 सबसेक्शन 1A बड़ा सिंपल सी बात बोलता है कि भैया सर्टेन ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी एज डिटरमाइंड बाय शेड्यूल 2। तो याद करो वो गुलाब का पत्ता, तो शेड्यूल 2 क्या था, बस वही, ये सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन सर्विस, उसकी है वो सिंपल है, उसमें ना तो एक्सप्लेन वाली बात थी कि अगर आप टीवी बेच रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर किसी का घर बनवा रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। करेक्ट। अगर वही आप बिल्डिंग बेच रहे हो तो ना गुड्स है ना सर्विस है, क्योंकि वो इमूवेबल है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सर्विस हो जाता है। हायर परचेज में दे रहे हो तो वो गुड्स है, लेकिन किसी को किराए में दे रहे हो तो वो सर्विस है। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में क्या गुड्स है क्या सर्विस है, उसका एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है शेड्यूल 2 एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। 7 subsection 2 क्लियर करता था certain transactions to be treated neither as supply of goods nor as supply of service as enumerated under schedule 3।
तो शेड्यूल 3 में कुछ ट्रांजैक्शन जो आ गए, वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। जैसे कि ओवरऑल ऐसे 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 6 पॉइंट है, करेक्ट? तो कौन-कौन से चीज़ों को ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया? तो पहली बात, सबसे पहला, एम्प्लॉयी जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है। तो एम्प्लॉयी ने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दी, इट इज़ अ शेड्यूल 3 आइटम, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता। नंबर 2, एमपीज एमएलए जो सर्विस देता है, सबसे पहले अपने आप को ही बाहर किया कि भैया हम पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमको लॉ कंप्लाई करना पड़ जाएगा, तो वो शेड्यूल 3 आइटम हो गया, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो हाई कोर्ट है, जजेस है, ट्रिब्यूनल्स है, वो लोग जो सर्विस देंगे वो भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस का केस हो गया। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब कंप्लीटेड बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग भी ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2 क्या है? वो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हम जानते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इसका मतलब अगर मैंने लैंड बेचा या कंप्लीटेड बिल्डिंग बेचा, तो ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है। इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये तीन चीजों को छोड़ के बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, तो वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स होता, ना सप्लाई ऑफ सर्विस होता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेचुरी, मॉर्चरी सर्विस यानी क्रियाक्रम संबंधित जो भी सर्विसेज है, तो वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट ने इमोशंस के साथ नहीं खेलना, फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, नॉट लेविएबल टू जी। तो ये 6 ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से जीएसटी के स्कोप से बाहर है। तो अगर इनका एग्जांपल आया तो तुरंत आपने बोलना है एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 रेड विद शेड्यूल 3, एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, हेंस इट इज नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई। 5 नंबर झोली में, करेक्ट? तो इस तरीके से ये सेक्शन 7 की बात थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस जो हमने इसमें देखा था कि अगर दुल्हन है तो वो दुल्हन किसकी है? चंगू की है कि मंगू की है? ये अपना लास्ट डिस्कशन था सप्लाई वाले चैप्टर का। यानी अगर कोई चीज सप्लाई है तो सबसे पहले बात तो दुल्हन होना जरूरी है, करेक्ट? कि सप्लाई होना जरूरी है। जो चीज सप्लाई नहीं होगा उसमें चंगू मंगू क्या? तो सबसे पहला काम था सप्लाई होना। पर अगर सप्लाई है तो फिर किसका सप्लाई है? कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है? इसको पता करने के लिए काफी सारे डिस्कशंस हमने किए थे, जिसमें सबसे बेसिक था कि दो या दो से ज्यादा सप्लाई होने चाहिए, सबसे पहली बात। अगर वो नेचुरली बंडल्ड है कि आर्टिफिशियली बंडल्ड है वो देखो, करेक्ट? क्या उसकी कोई पहचान है? प्रिंसिपल सप्लाई कोई है या वो नॉर्मल है, सब इक्वली गुड है, वैलिड है, करेक्ट? यानी प्रिंसिपल नहीं है, आपने बस आर्टिफिशियली उनको बंडल बना के भेजा। सिंगल प्राइस शुड बी चार्ज, ये मस्ट है। अगर आपने अलग अलग दाम दिए, टीवी बेचा, फ्रिज बेचा, एसी बेचा, सबके अलग अलग दाम ले रहा हूं, बिल में चाह रहा हूं, बस एक बिल बना के दिया, तो वो ना कंपोजिट ना मिक्स, वो तो तीन अलग अलग सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई होने के लिए दो या दो से ज्यादा सप्लाई होना चाहिए जिसका सिंगल प्राइस चार्ज करना है। अगर नेचुरली बंडल्ड है जिसमें एक सप्लाई मेन सप्लाई है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। लेकिन अनलेस इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, तो ऐसे सभी सप्लाई को बोलते हैं मिक्स सप्लाई, करेक्ट? अगर कंपोजिट और मिक्स है पता चल गया तो करोगे क्या? कंपोजिट सप्लाई होता है 2 सबसेक्शन 30, मिक्स सप्लाई होता है 2 सबसेक्शन 74। एक बार पता चल गया कि कंपोजिट है कि मिक्स है, तो फिर करोगे क्या? फिर लग जाता है सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 उसकी टैक्सेबिलिटी को बताता है कि अगर सप्लाई कंपोजिट हुआ तो उस पे रेट क्या लगेगा? तो उस पे वो रेट लगेगा जो उसकी पहचान का रेट है। तो याद करिए, रेमंड का काम जो कपड़े बेचने का था, कपड़े के साथ वो पैकिंग भी कर रहा है, इंश्योरेंस भी करा रहा है, फ्रेट भी ले रहा है। तो 50,000 के कपड़े के साथ वो 10,000 रुपए ये खर्चा भी कर रहा है और आपसे 60,000 रुपए ले रहा है। तो सबसे पहली बात, वो जीएसटी किस पे लेगा? 50,000 पे कि 60,000 पे? तो इस सवाल का जवाब हमने देखा था कि वो जीएसटी लेगा 60,000 पे। और कौन से रेट से लेगा? अगर सबके रेट अलग अलग है, मान लीजिए कपड़े का रेट 5% है, पैकिंग का रेट 12% है, फ्रेट का रेट 18% है और इंश्योरेंस का रेट 28% है फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे अलग अलग रेट है तो वो रेट क्या लेगा? तो पूरी वैल्यू पे वो रेट लगाएगा जो उसकी पहचान थी। तो रेमंड की पहचान कपड़े की है, तो वो रेट लेगा जो उसके प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है, जो है 5%। लेकिन अगर आपने जो सप्लाई किया वो नेचुरली बंडल्ड ही नहीं है, वो आर्टिफिशियली बंडल्ड है। आपने सिंगल प्राइस चार्ज किया टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश का, तो ये कोई नेचुरल तो है नहीं, टूथपेस्ट अलग भी मिलता है, टूथब्रश अलग भी मिलता है, लेकिन आपने उसको किट बना के बेच, करेक्ट?
जब आप वो चीज को किट बना के बेचेंगे और सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे कि भैया 100 रुपए ले जाता टूथपेस्ट का, 150 रुपए ले जाता टूथब्रश का, अगर किट में ले जाएगा तो 220 रुपए, ऐसा करके दुकानदार ने आपको बेच दिया। अब 220 में टूथपेस्ट का कितना और टूथब्रश का कितना ये तुझे नहीं पता। अब सवाल है 220 पे जीएसटी क्या लगे, तो एज पर सेक्शन 8 अगर वो सप्लाई मिक्स सप्लाई होता है तो दैट रेट विल बी एप्लीकेबल विच इज ये है आप डिस्कस। उम्मीद करता हूँ आपको नया कुछ नहीं लगा हो। करेक्ट। विद दिस चलो मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, बट अगली क्लास अब आप वापस से अगर गियर अप नहीं हुए हैं तो वापस अब आ जाइए, पूरा रिवाइज करवा चुका हूँ, वापस से थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगली क्लास से अब हम सीधा एंटर करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, विच इज चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी।